नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस रिलेटेड एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। 10 सितंबर के लिए फर्स्ट शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सारे इंपॉर्टेंट है। तो आगे आपकी एग्जाम कब आने वाली जरूर से कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जब भी वीडियो आए तब आप तक पहुँच सके। वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम आने वाली तो भी देख लो क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करो, तैयारी कर लो, एक पैटर्न पता रहेगा तो अच्छा रहेगा एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि भारत एनएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो किस किस को पता था कि मुंबई में है, जरूर से कमेंट करना क्योंकि जिस जिसको पता है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी राह पे चल रहा है, तो उसके पास होने की चांस बहुत अधिक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो आप बहुत लकी है और यही समझिए कि आप एग्जाम में ही बैठे हो। तो आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आंसर देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और आगे एग्जाम है तो भी तैयारी कर लो और 10 तारीख के तीनों ही शिफ्ट के पेपर देख लेना ताकि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे एग्जाम के लिए। तो चलिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर, 24 सितंबर, 14 सितंबर या 16 सितंबर? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी कि आपकी एग्जाम के 4 दिन बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2017 के विधानसभा चुनाव में मनोहर पर्रिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया? गोवा डेमोक्रेटिक फ्रंट, गोवा सुरक्षा मंच, यूनाइटेड गोस डेमोक्रेटिक पार्टी या महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी? तो देखिए, अगर आप एग्जाम में होते तो अगर आपको नहीं भी पता होता तो क्या तुक्का लगाते आप? सोचिए, एक आंसर सिलेक्ट करिए। तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर जो है महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी। तो आगे एग्जाम है तो भी तैयारी कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सारे इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मिस मत करो। हाँ, है चांस बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं है कि पूरा पेपर आए, पर हाँ बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि सारे पेपर पिछले भी हुए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए भी है और बहुत ज़्यादा 99% तक भी चांस बने, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? चेनाब, रावी, महानदी या ब्रह्मपुत्र? तो वह है ब्रह्मपुत्र, जिसका भारतीय भूभाग में उद्गम स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन में वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? शौर्य स्मारक, वल्लभ भवन, ताज उल मस्जिद या विधान भवन? तो यानी कि वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार जीता है तो वह जीता है विधानसभा के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मत मिस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में बैंकों शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में? कनाडा, चीन, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए? तो करेक्ट आंसर बनता है, विश्व में बैंकों की शाखाओं की सर्वाधिक संख्या जो है वह इंडिया में यानी कि भारत में। भारत महान। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? देखिए, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? किस किस को पता है जरूर से कमेंट कर दो, नहीं पता है तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा भाई, हम बताएंगे आपको। तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है वह है मेरीना समुद्र तट। चलिए नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला? किसको मिला? रविंद्रनाथ जडेजा, एम एस धोनी, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या? तो भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला 2017 में, वो है विराट कोहली। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर्स और उसके लिए, ठीक है। तो जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्रॉयट के नाम उपनाम से जाना जाता है, धमनोड़, पीतमपुर या फिर लिम्बोड़ी या आहिर खेड़ी? तो वह है पीतमपुर, जो कि इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्रायट के उपनाम से जाना जाता है, भारत का डेट्रायट। चलिए, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? के नटवर सिंह, एल के आडवाणी, सचिन तेंदुलकर या एपीजे अब्दुल कलाम? तो किंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? वह एपीजे अब्दुल कलाम की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैजनाथ मिश्रा यानी कि बेजू बावरा एक संगीतकार थे, कैसे? टप्पा, ख्याल, ध्रुपद या गजल? तो बताइए, बेजू बावरा यानी कि बैजनाथ मिश्रा जो है वो कैसे संगीतकार थे? तो वह थे ध्रुपद संगीतकार, याद रखना, ध्रुपद संगीतकार इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम्स में भी आ चुका है। चलिए, भारत के किस प्रदेश में केन वन्य जीव अभ्यारण्य
KWS स्थित है? तो बताइए, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या राजस्थान? तो केन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह है अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? BS4, BS2, BS1 या BS3? तो करेक्ट आंसर बन जाए BS3 पर प्रतिबंध लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या लाला लाजपत नगर ने, या एनी बेसेंट ने? तो किसने लंदन में इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना की? तो वह की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नोट मिस मत करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। पुस्तक गुलामगिरी में लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, महाश्वेता देवी, या फिर ज्योतिबा फूले, या कांसीराम? तो पुस्तक गुलामगिरी के लेखक जो थे वह थे ज्योतिबा फूले। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले के गांवों का क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? झाबुआ, पन्ना, शाजापुर या राजगढ़? तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में किन जिलों को शामिल किया गया? वह है राजगढ़ को। ठीक है, नोट रख लो। बिल्कुल। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी चार संख्याओं का योगफल 57 है? बिल्कुल इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चन, इससे इजी कुछ नहीं। कौन सी चार संख्याओं को जोड़ेंगे तो 57 बनेगा? तो बताओ, बिल्कुल इससे इजी अब कुछ नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है? 15, 14, 9 और 19, इन सबको जोड़ेंगे तो 57 होगा। बिल्कुल इससे इजी कुछ नहीं है इस पेपर में भाई। कैसे आया ये नहीं आ रहा ना समझ में, तो फिर अभी मत करो भाई, अभी सिर्फ तैयारी करो, अभी फार्म वाम मत डालो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 15 और 14, 29, 29 और 9, 38, 38 और 19 कितने हुए? आया करेक्ट आंसर? कैसे आया? आया समझ में? चलो, एक खास कोड भाषा में यदि राम को मोहन कहा जाता है, मोहन को रहीम कहा जाता है, और रहीम को इब्राहिम कहा जाता है, तो इब्राहिम को अनुज कहा जाता है, और अनुज को जयप्रकाश कहा जाता है, तो इब्राहिम कौन है? इब्राहिम कौन है? मोहन है, राम है, रहीम है, और अनुज? तो देखो बिल्कुल इससे इजी कुछ भी नहीं है। अब वो तो और थोड़ा डिफिकल्ट था, उसमें तो कुछ जोड़ना पड़ रहा था भाई, इसमें तो इतना इजी है भाई कि बहुत ही ज़्यादा इजी। तो अनुज जो है वह इब्राहिम है करेक्टली में। देखिए अनुज का है, अनुज को जयप्रकाश कहा जा रहा है, और जयप्रकाश को क्या कहा जा रहा है? उसी प्रकार से करेक्ट आंसर बना है अनुज। चलिए, इब्राहिम को अनुज कहा जा रहा है। ठीक है, तो इब्राहिम कौन हुआ? अनुज हुआ। आ गया समझ में? एस के से नाटा है पर आर से लंबा है, एम सबसे लंबा है, ए के से थोड़ा नाटा है और एस से थोड़ा लंबा है। सबसे नाटा कौन है? देखो, एस के से नाटा है, मतलब के से नाटा है एस, पर आर से लंबा है, आर से लंबा हो गया एस। ठीक है, एम सबसे लंबा है, ए के से थोड़ा नाटा है, और एस से थोड़ा लंबा है। सबसे नाटा कौन हुआ? तो सबसे नाटा हुआ आर। ठीक है, क्योंकि एस आर से थोड़ा लंबा है और उससे नाटा आर हुआ ना फिर। ठीक है, तो आर सबसे नाटा हुआ। बिल्कुल सोच समझ कर जवाब देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक पासे के फेंकने में 4 न आने की कितनी संभावना है? 1/3, 5/6, 1/6 या 4/6? तो एक पासे के फेंकने में 4 न आने की संभावना है, वह है 5/6। ठीक है, एक चांस बनता है कि एक बार आ सकता है, तो इसलिए 6/6 नहीं हो सकता है, 5/6 होगा। एक विषम याद करना है। देखो अब क्या बोलूँ मैं, अब इससे जी और कुछ हो सकता है क्या? देखो, सड़क, गली, स्टेशन और राजमार्ग। तो क्या हुआ इसमें? विषम। विषम हुआ इसमें स्टेशन। देखिए, स्टेशन एक जगह है जहाँ पर रेलगाड़ी आती है जाती है, वो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, बस स्टैंड, स्टेशन, ये सब चीज़ें अलग बात हो रही भाई। सड़क, गली और राजमार्ग ये एक वे यानी कि रास्ता, उसके बारे में बात हो रही। ठीक है, तो स्टेशन एक विषम है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विषम याद करना है। 21, 51, 83 और 39। तो एक विषम क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ 83, एक विषम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है,
5, 16, 49 और 104। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर, कैसे आएगा? बिल्कुल इजीली करेक्ट आंसर जो बनता है 181। आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है 1, 3, 5, 11 और 21। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा 43। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन है 34, 18, 10, 6 और 4। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा 3। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को समझ लो, बहुत ही ईजी हो जाएगा पेपर को सोल्व करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि कथन दिया गया है, कथन का निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष अब सही है या गलत, मतलब दिया गया, हमको नहीं निकालना है, दिया गया है उसका, हमको बस यही बताना है कि सही है या नहीं। सभी युवतियां नर्तकी है, ठीक है, कुछ युवतियां संगीतज्ञ नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष क्या बना? कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है, ये हुई नहीं सही बात, ठीक है। सभी संगीतज्ञ नर्तकी है, अब ये कुछ मायने रखता है नहीं। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। देखो मैंने ही बोला, पहले ही बोल दिया था कुछ नर्तकी संगीतज्ञ है, ये हुई ना कुछ सही बात बोला था ना, वही वही चीज़ है भाई। समझोगे तो हो जाएगा, फिर आसान लगेगा। चलिए उसी प्रकार से कथन और निष्कर्ष आया है फिर से। चलो क्या है? सभी गम कप है, कुछ पाउडर गम है। सभी गम कप है, कुछ पाउडर गम है। तो सभी पाउडर कप है, यह बात सही है क्या? चलो कुछ कप पाउडर है, यह बात सही है। हाँ चलिए आगे देखते, करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है। देखो मैंने बोला था ना, कुछ कप पाउडर है, ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से समझने की कोशिश करिए, कम से कम 4-5 नंबर तो आपके ऐसे ही कम पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए कोई दिक्कत रहेगी नहीं फिर। तो इस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? कोई सूंड हाथी दांत नहीं है, कोई पंजा सूंड नहीं है, ठीक है। कोई सूंड हाथी दांत नहीं है, कोई पंजा सूंड नहीं है। इसका क्या बनता है? सभी पंजे हाथी दांत है, कोई सूंड हाथी दांत नहीं है, कुछ सूंड हाथी दांत है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका? न निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है, दोनों ही गलत है, कोई भी उससे रिलेशन ही नहीं रख रहा है ना। उसी प्रकार से देखो एक और आया है, अब इसको समझो। अब करेक्ट आंसर आपको खुद ही आ जाएगा भाई, कि तो इतना सारे क्वेश्चन देख लिया ना आपने, वही चीज़ होती है भाई, कुछ देखोगे कुछ समझोगे तो करेक्ट आंसर आ ही जाएगा। देखो कथन क्या है? कुछ एक का ऑक्टोपस है, सभी ऑक्टोपस खतरनाक है, ठीक है। कुछ एक का ऑक्टोपस है, सभी ऑक्टोपस खतरनाक है। तो निष्कर्ष क्या बन रहा? कुछ एक का खतरनाक है, ठीक है। ये बात सही हुई ना कि नहीं हुई? ठीक है, तो सभी ऑक्टोपस एक का है, ये बात तो गलत हुई यार मेरे हिसाब से। चलो करेक्ट आंसर देखते हैं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, कहा था मैंने खुद ब खुद आएगा, आया या नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कॉर्नर को GSVRI से कोडित किया जाता है तो स्ट्रीट को कैसे कोडित किया जाएगा? भाई देखो, सी की जगह पे क्या इस्तेमाल किया है इन्होंने? जी, यानी कि ABCDEFG, ठीक है। ई की जगह पे क्या इस्तेमाल किया है? ABCDEFGHI, यानी कि हर वर्ड का आगे आने वाला चौथा वर्ड जो इस्तेमाल किया है इन्होंने, ठीक है। चलो ओ का देखते हैं, हम ओ का ट्राई करते हैं। ओ ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, ठीक है, चौथे नंबर पे एस आया। उसी प्रकार से तो एस के बाद क्या आएगा चौथे नंबर पर, और टी के बाद क्या आएगा चौथे नंबर पर, उस हिसाब से करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरह से कोड डिकोड भाषा को समझकर हम ला सकते हैं बहुत ही अच्छे नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताए जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म लिखी। बताइए कौन है वे? खान अब्दुल, सलीम खान, शरद सक्सेना या फिर जावेद अख्तर? बताइए कौन है? सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताए जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म लिखी। तो वह है, करेक्ट आंसर बनता है शरद सक्सेना, जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म लिखी, जो कि सतना में पैदा हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? कटनी में, सिवनी में, रतलाम में या सतना में? तो मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क जो स्थित है वह है कटनी में। याद कर लीजिए, जीवाश्म पार्क कटनी में स्थित है, कभी मत भूलना, कभी चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। करेक्ट आंसर यही रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को मत मिस करो भाई, लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ यार, कर लो थोड़ी मेहनत। भारतीय सेवक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। भारतीय सेवक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले,
रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद। तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना जो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखला के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर पहले ही आ गया था जुबा पे, डायरेक्ट तो ऑप्शन 2 ही पढ़ दिया था मैंने, वहीं से समझ जाना था आपको। एक करेक्ट आंसर लगाने को बोला था, भूल गए क्या भाई? करेक्ट आंसर एक लगाओ, एग्जाम में ही बैठे हो यही समझ के देखो यार, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा दिमाग अच्छा, मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी फिर उसमें। होता है फ़र्क पड़ता है भाई, एक बैठे बैठे देख रहे हैं, एक अपन कुछ एक्शन खुद भी ले रहे हैं, तो फ़र्क बहुत पड़ता है भाई। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन का पहचानिए। 2, 8, 16, 64, 128, 510 और 1024। तो भैया पैटर्न कहाँ पे ब्रेक हो रहा है उसको पहचानना है हमको। क्या 16 पे पैटर्न ब्रेक हुआ, कि 128 पे पैटर्न ब्रेक हुआ, या 510 पे हुआ है, 1024 पे हुआ? तो करेक्ट आंसर बनता है 510। यहाँ पर पैटर्न ब्रेक हुआ है, ये वर्गमूल में संख्या चल रही थी, 510 पर पैटर्न ब्रेक हुआ और यह गलत संयोजन का उदाहरण बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोड डिकोड वाला फिर से आया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार देखो सब कुछ समझ जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में एक बार थैंक यू लिख देना, ताकि मुझे पता रहे कि भैया कौन है हमारे प्रीमियम कस्टमर्स। और अगर आप थैंक्स बटन दबाकर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल को, तो भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, वीआईपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि डॉल्फिन को EPMQIJO से कोडित किया जाता है, माइक्रोमीटर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखो हमने पहले समझाया था कि चौथे अब नंबर का इस्तेमाल किया गया था। अब देखो डी की जगह पे ई इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ABCDE। ठीक है, ओ की जगह पे पी इस्तेमाल किया गया, यानी कि ABCDEFGHIJKLMNO। ओ के बाद पी इस्तेमाल किया। अब एल के बाद इन्होंने एम, उसी प्रकार से हमको भी एम के बाद क्या इस्तेमाल करना है? एन। आई के बाद क्या इस्तेमाल करना है? आ गया समझ? देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी चीज़ें सिखा दूंगा, परफेक्ट बना दूंगा, परफेक्ट। MP पुलिस को ऐसे ही क्लियर कर दोगे भाई तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि क्रिकेट को BQHBJDS से कोडित किया जाता है, तो बास्केटबॉल को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है, समझेंगे। अब आया समझ में? अब क्या हुआ इसमें, चलो खुद सोच के बताओ क्या हुआ इसमें। देखो इसमें क्या हुआ है कि सी की जगह पर बी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आर की जगह पे उससे पहले आने वाले एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, आई की जगह पे उससे पहले आने वाले एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो उसी प्रकार बास्केटबॉल के लिए हमें बी की जगह पे ए और ए की जगह पे उल्टा जाएंगे हम, तो जेड पे चले जाएंगे, एक वर्ड पीछे जाना है। बिल्कुल इजी पैटर्न है। आज इससे इजी क्वेश्चंस को मत छोड़ के आना मेरे दोस्त, मेरे भाई। तुम मेरे सब्सक्राइबर बन गए तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम। तो भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा भी थोड़ा सपोर्ट कर दो, चैनल को ज्वाइन कर लो, या फिर सुपर थैंक्स दबा दो भाई, एक बार तो कर ही दो। यदि इसकी रिप्स टीर का अर्थ हाई चर्च स्टीपल, टीर लोन हाइट का अर्थ सिंपल चर्च वेडिंग होता है, तो किस शब्द के लिए कोड टीर होगा? ठीक है बताओ। अब यार ये समझाऊंगा ना मैं, एक बार समझाऊंगा, इससे इजी कोई समझा नहीं सकता। इस पूरी यूट्यूब पे ना कोई दूसरा कोई कहीं पे कोचिंग लगवा लो भाई, तुमको गुमराह करते हैं लोग, गुमराह करते हैं भाई, कोई सीधी तरीके से समझाता ही नहीं है भाई। खुद को जो एक स्टूडेंट के लेवल पे लेकर नहीं समझाएगा वो कभी किसी को नहीं समझा सकता। ठीक है, तो चलो अपने को टीर शब्द के देखना है। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी में बताऊँ ना, तो आमने सामने लिख लो कि भाई किसका क्या अर्थ है। देखो स्किप रिप्स टीर का अर्थ क्या बन रहा है? हाई चर्च स्टिप। टीर लोन हाइट का अर्थ सिंपल चर्च वेडिंग, यानी कि दोनों में टीर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों में टीर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो टीर का जो शब्द का जो बन रहा है वो तो आएगा ना भाई। तो देखो हाई चर्च स्टीपल और सिंपल चर्च स्टीपल, तो क्या बना? दोनों में क्या सिंपल है, क्या है भाई? चर्च। चर्च जो है दोनों में कॉमन है, और टीर जो है दोनों में कॉमन है। इससे इजीली हम करेक्ट आंसर लगा देंगे चर्च। आया समझ में? इससे इजी तरीका कोई हो सकता था इस चीज़ को समझाने का? कोई कमेंट करेगा भाई मेरे? अगर पसंद आया तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिख देना। लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। AECBFDCGEDHF। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बनाया इन्होंने, ए के बाद बी को छोड़ दिया, सी को छोड़ दिया और ई सी लिख दिया। ठीक है, यानी कि ई को लिख के उसके बाद सी लिखा। उसी प्रकार से बी को लिया, यानी कि पैटर्न बढ़ाया आगे, ए के बाद बी। ठीक है, तो बी के बाद इन्होंने एफ ले लिया, एफ के पीछे आ गए डी। ठीक है, फिर सी ले लिया, सी के बाद डी और ई को छोड़ के जी ले लिया, और जी के बाद आ गए ई पे। अब डी ले लिया, डी के बाद एच और एफ को ले लिया। ठीक है,
आया समझ में क्या बन रहा है यहाँ पर। तो उसी प्रकार से हमको ई को लेना है, ई के बाद 2 को छोड़ना है, यानी कि ई एफ जी, और एच, सॉरी ठीक है, ए के बाद क्या लिया उन्होंने, बी और सी को छोड़ा, और ए बी सी डी और ई को लिया। उसी प्रकार से हमको पैटर्न बनाना है। तो ई को लेना है हमें, और ई के साथ आई और जी को लेना है। ठीक है, आया समझ में कैसे आया करेक्ट आंसर, कैसे पैटर्न बना, इसी प्रकार से पैटर्न बनेगा। अक्षरों को समझकर करेक्ट आंसर आपको इजीली आ जाएगा। अंक 8, 0, 6 और 2 और 5 के साथ 8000 से अधिक कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है? 6, 24, 36 या 12? तो वह होगा 24। इस तरह के रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग को समझ लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा ये भी चीज़। तो यहाँ पर समझाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। अभी भी देख लो, वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, और हमारे अभी तक हम पहुँचे हैं, आधा भी सेट क्लियर नहीं हुआ है। तो फिर इसीलिए हमें पूरा पेपर नहीं समझा सकता हूँ सोल्व करके। किसी ने पूछा था मैं से एक ही दिन पहले कि सर आप पेपर सोल्व करके क्यों नहीं समझाते, पूरा पूरा मतलब हल क्यों नहीं करते। तो भाई वो करने लगा तो फिर मैं स्टूडेंट्स तक जल्द से जल्द पेपर कैसे लाऊंगा यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पहुंचाऊंगा मैं। तो उसी प्रकार से चलता है। ठीक है भाई, तो अगर समझना है तो कोशिश करो, खुद भी थोड़ा इंटेलिजेंट बनो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे की सबसे छोटी मानक नाप क्या है? 300 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर, 450 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर। इसी प्रकार से करेक्ट आंसर बनता है 150 मिलीमीटर से 100 मीटर। बिल्कुल याद कर लेना इसको और मिस मत करना। ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? देखो इस तरह के क्वेश्चन को अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे आते हैं इसके आंसर। तो मेंटल एबिलिटी यानी कि सिर्फ दिमाग से सोच समझ के जवाब देना भाई, इसमें ना पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को तो मत मिस करना, तो सीख लो, सीख जाओगे तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? देखो पहली आकृति देखो, दूसरी देखो, तीसरी देखो, चौथी देखो, पाँचवीं देखो। तो अब छठी आकृति क्या बन सकती है? देखो आप खुद के दिमाग से सोच के देखना, क्या पहली वाली जो है यह बनेगी, या दूसरी वाली बनेगी, या तीसरी, या चौथी? तो करेक्ट आंसर जो बनता है ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे आया? देखिए यह है, देखो इस तरह के 5 अगर आकृतियाँ आए तो 5 आकृति में अपने को दूसरे नंबर वाली आकृति देखनी है, और उसके अपोजिट जो बनेगा वह इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि देखो पहली की अपोजिट 5वें नंबर पे कर ली थी इन्होंने, यह चीज़ हमेशा ध्यान रखना। पहली की अपोजिट अगर आ गई है तो दूसरे की भी हमको अपोजिट करनी है। पैटर्न को इजीली समझो, इससे इजी कुछ नहीं है फिर क्वेश्चन भाई। तो उसी प्रकार से इसमें देखो अगली आकृति कौन सी आएगी? पहली देख ली, दूसरी देखो, तीसरी और चौथी देखी। तो अब आपको समझना है कि इसके बाद क्या आकृति आएगी भैया। पहला नंबर वाली आएगी क्या, बताओ? दूसरी, तीसरी या फिर चौथी आकृति? तो बताइए कौन सी आकृति आएगी? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। देखो पहली की अपोजिट, ठीक है बनी, उसमें 4 ऑप्शन देखो, उसमें पहले वाले में देखो, इसके द्वारा समझाता हूँ मैं। ठीक है, इसमें देखो 5 ऑप्शन दे दिए गए थे, तो 4 ऑप्शन तो आपको समझ में आ गए थे। पांचवा क्या बना था? पहले का अपोजिट। तो इसमें क्या बना? पहले का अपोजिट बना कि नहीं बना? बना। कैसे बना? आया समझ? कुछ समझे कि नहीं समझे बाबू भैया? अरे बाबू भैया समझ जाओ यार, इससे जी कुछ समझाऊंगा क्या मैं? देखो यदि निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होते तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता? देखो इस तरह के क्वेश्चन आए तो भी आपके नंबर पक्के। भाई आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई वेस्ट नहीं जाने वाली है भाई, मैं बोल रहा हूँ वेस्ट नहीं जाने वाली। ठीक है, देखो दोनों वर्ग अतिव्यापित होते यानी कि पहली आकृति और दूसरी आकृति, ये देखो। ठीक है, इन दोनों को मिलाना है, क्या बनता है देखते हैं। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना, क्या बना ये? चलो ठीक है, कंफर्म। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही करेक्ट आंसर हुआ। कैसे हुआ? देखो अब ये पहली आकृति और दूसरी आकृति जो दी गई है, देखो ये स्क्रीन पर तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखो, तो इसी आंसर पे, इसी बेस पे देखो करेक्ट आंसर आया है। तो भाई इजी, इससे इजी कुछ नहीं है भाई। देखो इससे सेम है, देखो चौथा वाला, पर देखो इसमें जो ये इधर नीचे वाले जो 2 है वो सबसे इधर कॉर्नर में, लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे वाली आकृति देखो
और ये करेक्ट आंसर की देखो, तो वो देखो कैसे बनी, ये इधर देखो बना, जो अपने को जो दो आकृतियाँ दी गई उसके आधार पर। तो इस तरीके से समझोगे तो करेक्ट आंसर आएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक फोटो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर है। यदि दोनों आयाम समानुपात में वृद्धि करते हैं तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा, जबकि फ्रेम का परिमाप 112 सेंटीमीटर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल मैथ्स है, एरिथमेटिक्स है, तो समझ लेना इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा समय दे देना, ठीक है। तीन व्यापारी ने प्रदर्शन कक्ष को 25,200 रुपये के लिए किराए पर लिया। यदि प्रथम वर्ष व्यापारी 20 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए खरीद रखता है, द्वितीय व्यापारी 25 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए रखता है और तृतीय व्यापारी 16 विद्युत वस्तुओं को 9 दिनों के लिए रखता है, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा किया गया कितना किराया होगा। तो वह होगा 8,000, 10,000 और 7,200। बिल्कुल ईजी है, सिंपल मैथ से करेंगे इजीली आ जाएगा। लिख लो इन क्वेश्चंस को, इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जरूरी है, ठीक है। नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है और नल सी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल एक साथ खुले होंगे पर टंकी इतने समय में भर जाएगी। कितने समय में भर जाएगी, 6 घंटे में, 5 घंटों में, कभी नहीं भरेगी, या 10 घंटों में, तो भरेगी 6 घंटों में। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। तो क्वेश्चन को, सवाल को हल कर लेना। पी और क्यू की आयु का गुणनफल 35 वर्ष है। पी और क्यू की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। मान ले कि इनमें से पी बड़ा है तो पी की आयु क्या होगी, तो होगी 7। चलो, चावल के मूल्य में 20% तक की गिरावट हो गई। कितने प्रतिशत से चावल की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे कि समस्त बजट परिवर्तित ना हो, तो वह है 25% की बढ़त। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक नगर की जनसंख्या प्रत्येक 5 वर्ष में 5% तक बढ़ती है। क्षेत्र के औद्योगिकरण की उच्च दर के कारण पड़ोसी स्थानों से स्थानांतरण की वजह से जनसंख्या में आगे 5% तक की वृद्धि देखी गई। यदि यह ज्ञात हो कि स्थान की वर्तमान जनसंख्या 44,000 और 45,000 के बीच है, तो निम्नलिखित में से क्या इस स्थान की वर्तमान जनसंख्या हो सकती है, तो वह 44,100। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तीन संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय से दुगुनी है, ठीक है, और तृतीय संख्या 4 की 4 गुनी है। यदि संख्याओं का औसत 56 है तो दीर्घतम और लघुत्तम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, तो वह होगा 72। कैसे आया, बिल्कुल ईजी है, जिसको रीजनिंग पता है और ये जो मैथ सिंपल रेस पता है वो इजीली निकाल लेगा। जिसको परसेंट निकालना है, औसत निकालना आता है, वो जरूर सीख लो। 1-1 मिनट के वीडियो है, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, सर्च करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। चलो, जब एक रेडियो का मूल्य 20% कम हो गया तो उसके विक्रय में 80% की वृद्धि हुई। विक्रय पर कुल प्रभाव क्या था, वह 44% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव चला रहा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो धारा के विपरीत और धारा के साथ 30 मिनट यात्रा करता है, तो वह कुल कितनी दूरी तय कर सकता है, तो वह कर सकता है 4.8 किलोमीटर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं पता है और आपको कल एग्जाम देने जाना है, तो भाई यार बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और नहीं पता है तो एक बार लिख लो इन क्वेश्चन को, जो जो नहीं पता है उनको लिख लो और यूट्यूब पर सिंपली समझ लो भाई। अनुपात निकालना, परसेंट निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, साधारण ब्याज निकालना, ये सारी चीज़ें जरूर से सीख लो भाई। इस वीडियो को अभी के अभी बंद कर दो, मैं बोल रहा हूँ, अभी के अभी बंद कर दो। इस तरह क्वेश्चन को मत देखो भाई डायरेक्टली। अब बहुत बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, वही नहीं है आपके पास, तो भाई जो सही से तैयारी कर रहा है वही जुड़े रहे, ठीक है। और जो टाइम पास कर रहा है वो भाई टाइम पास ही करता रहेगा, कोई मतलब नहीं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंटी अगाथा और अंकल रोजर की आयु का अनुपात 5:6 है। यह अनुपात उनके बच्चों सुजैन और बर्नार्ड की आयु का अनुपात है। यदि सुजैन और आंटी अगाथा की आयु का योगफल 5 वर्ष पूर्व 60 था, तो 5 वर्ष पश्चात बर्नार्ड और अंकल रोजर की आयु का योगफल क्या होगा, तो वह होगा 94 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहर ए से बी तक यात्रा करने में एक व्यक्ति 2 घंटों तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर, अगले 2 घंटे 50 मिनट किलोमीटर की घंटा की रफ्तार पर और आखिरी में 5 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चलाया। संपूर्ण सफर के लिए उसकी औसत की आयु क्या होगी। देखो, जो स्पीड है उसको जोड़ दो और 100 का बटा लगा दो उसमें, यानी कि भाग दे दो 100 से,
इजीली जो करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। औसत निकालना इसी को कहते हैं। अभी बोला मैं 1 मिनट में सीख जाओगे, तो लिख लो इस चीज़ को पेन से। अभी क्वेश्चन आंसर मत लिखो, इस क्वेश्चन को मत लिखो भाई, ठीक है। ज़्यादा जो जिसके पास कम टाइम है वो भाई ये कर लो कि बस एक बार एक कॉपी में लिख लो या हाथ पे ही लिख लो कि भैया औसत निकालना सीखना है हमको इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x इक्वल टू 3x3 + 2x2 प्लस px + 6 इक्वल टू और x² - 5x + q दोनों का गुणनखंड है तो 6p + 5q ज्ञात करें, तो वो होगा -72। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 2 अंक है जिनका योगफल 8 है। यदि इस संख्या से 18 घटा दिया जाए तो अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं। संख्या ज्ञात करिए। संख्या क्या होगी वह 53। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2880 रुपये की राशि को 7:11 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दीर्घतर भाग क्या होगा? तो देखिए 7:11 में अनुपात भागोगे तो दीर्घतर मतलब 11 जो है अनुपात में, तो वह क्या होगा? तो वह होगा 1760। तो परसेंट निकालना सीख जाओ, करंट के लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक दुकानदार 100 किलोग्राम, अरे भाई परसेंट निकालना क्या बड़ी बात नहीं है भाई, 1 मिनट का भी काम नहीं है, सीख जाओगे यार 1 मिनट में। तो भाई सीख लो यार, इससे ईजी चीज़ें मत छोड़ो भाई, इसके नंबर छोड़ के मत आना। एक दुकानदार 100 किलोग्राम शक्कर के थैले के एक भाग को 10% के लाभ पर और शेष भाग को 20% के लाभ पर बेचता है। संपूर्ण थैले पर उसे कुल 18% का लाभ है। 20% के लाभ पर वो कितने किलोग्राम का विक्रय करता है? 85, 75, 80 या 20? तो करेक्ट आंसर बनता है 80। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 श्रमिक एक कार्य के 2/3 को 4 दिनों में करते हैं तो कितने श्रमिकों को और नियुक्त किया जाए जिससे कि एक दिन में ही शेष कार्य पूर्ण हो जाए? 7, 10 या 5 या 3? तो और कितने किया जाए? तो ठीक है वह है 7 और कर ली जाए ताकि काम जल्दी हो जाए। चलो ठीक है। एक कॉलेज में 60% शोध विद्यार्थी या लड़कियां हैं, ठीक है। प्रत्येक शोध विद्यार्थी लड़की का वार्षिक जेब खर्च 25,000 रुपये है और शोध विद्यार्थी लड़के का खर्च 35,000 रुपये है। कॉलेज में सभी शोध विद्यार्थियों का एक साथ औसत वार्षिक जेब खर्च कितना है? देखिए 60% लड़कियाँ थी तो 40% क्या हुए लड़के, 25,000 से 60% निकाल लो। 25,000 का 60 का गुणा कर दो भाई, और 35,000 का 40 का कर दो, आ जाएगा करेक्ट आंसर। परसेंट निकालो यार, सॉरी परसेंट निकालो। इजीली इन दोनों का परसेंट निकलेगा तो करेक्टली आंसर आ जाएगा भाई। औसत और परसेंट ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों जो चीज़ें सीख गए तो फिर क्या ही भाई, इस तरह के क्वेश्चन तो इजीली होंगे। चलो, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्या बनेगा भाई, इजी है सब, इजी क्या बोलता हूँ। तो देखो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 4 वस्तु जो बेच रहा है ना लोग भाई 100 रुपये हैं, ठीक है। देखो 5 वस्तु को देखो, 5 वस्तु का अगर मान लो कि 100 रुपये है तो एक वस्तु कितने की हुई? 20 रुपये की हुई, 20 × 5 100, ठीक है। अब 4 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 4 वस्तुएं 100 रुपये में बेच दी यानी 25-25 रुपये में, तो 5 वस्तु के रूप में हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई बताओ? बताओ। तो करेक्ट आंसर बताए 25%। इतने इजी क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा क्या? जिसको आ गया उसके लिए बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरे भाई बहन हैं। रेनू और मीनू समान आयु की है और उनकी आयु का योगफल सोनू की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 4 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी होगी? 12 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष? तो करेक्ट आंसर बनता है वह होगी 10 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं उसी को 4 दिनों में कर सकते हैं। इसी प्रकार के कार्य को करने के में 10 पुरुषों और 12 महिलाओं द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो वह होगा 6/1/4 दिन। बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन को नोट कर लो, बिल्कुल इजीली समझ में आएंगे। थोड़ा समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए ये नहीं आएंगे भाई। 1 सेकंड में मैं समझा दूँ ये पॉसिबल ही नहीं है ये क्वेश्चंस। इनके लिए आपको थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और ज़रूर से बैठो, करो भाई, कुछ भी मत छोड़ो। एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर अगर आता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एमपी पुलिस वगैरह में, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत, मेंटेनेंस और ये रखते हैं भाई, वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एक एक नंबर की। प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो वह होगी 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है।
यदि उनकी आयु 3:5 के संबंधित अनुपात में है तो गणेश की आयु क्या है? तो वह होगी 9 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पहले ही बोल दिया 3:5 से संबंधित अनुपात में है, तो गणेश की आयु क्या होगी? गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आया 9 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पुरुष एक निश्चित दूरी तय तक चल रहे हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। दूसरा पहले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात करिए। तो वह होगी 10 किलोमीटर की दूरी। उसमें कैसे आया? कैलकुलेशन लगाओ, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, मत कॉपी पेन मत लो, दिमाग से ही लगाओ। वहीं पे जाओ, वीडियो को वहीं वापस बैग जाके वहाँ पे रोको और समझो, ठीक है, आ जाएगा। 40 पुरुष प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करने पर एक कार्य को 21 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 7 दिनों में पूर्ण करने के लिए 120 पुरुषों को प्रत्येक दिन कितने घंटे कार्य करना होगा? 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 8 घंटे? तो करेक्ट आंसर होता है 8 घंटे। तो बताओ कैसे हुआ? 120 पुरुषों को 7 दिनों में, देखो 40 पुरुष 8 घंटे कार्य करते थे, 21 दिन में हुआ, तो अपने को 7 दिन में करना है, तो 3 का गुना लगा, तो 7×2 = 21, 40, 40×2 = 80, 40×3 = 120 घंटे तो वही रहे ना भाई। इजी हुआ? कैसे हुआ? चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को मत छोड़ के आना, इससे इजी कुछ नहीं भाई। अब ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखो निम्न दिए गए 4 पत्तों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है? यानी कि सेम, ये जो पता दिया गया है HAUSSLERBETTIN, ठीक है, हुसलर, बेटीना, स्केच, गार्टन, ये जो जानकारी दी गई, इस पते को मैच करना है भाई। किसी एक में गड़बड़ होगी 4 ऑप्शन में से, जो गड़बड़ वाला है उसको ही जानना है हमको। देखो सबसे पहले पहले देखो पहला ही वाला चेक करते हैं हम, पहला वाला सही है या नहीं। सही है, सही है, ऊपर वाली लाइन सही है, ठीक है। और फिर देखते हैं, ठीक है, गार्डन 14 कोमा फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट एम मैन कोमा 60 431, ठीक है, पहला वाला सही है। अब पहले वालों को देखकर दूसरा वाला देखेंगे, यानी कि दूसरा वाला सही है कि नहीं। तो देखिए, देखते हैं, फ्रैंकफर्ट एम मैन 60 431, चलो ये भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। होल्सलर बेटीना, ठीक है, स्केफर्स कार्टन 14 फ्रैंकफर्ट, बिल्कुल आ गई गलती सामने। देखो FURT, तो इसकी जगह FORT, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ये जो एक इन सब से अलग है, यह भिन्न है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए औसत निकालने वाला क्वेश्चन आ ही गया भाई। जब से चीख चीख के बोल रहा था कि ऑप्शन औसत निकालने वाला सीख लो भाई, तो अब औसत कैसे निकालोगे? ये वाला तो आपको निकालना ही पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर तो आपको खुद को देना पड़ेगा। 11, 23, 37, 49, 55 और 71 का औसत निकाल के कमेंट करना मेरे दोस्त भाई, जरूर करना और जरूर से सीख लेना करेक्ट आंसर क्या आता है, जरूर से कमेंट कर देना। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम नहीं है, गलत संयोजन को पहचानना है, ठीक है। अब यार ये भी वही चीज़ है कि देखो बाकी सब सेम है, एक बात जो अलग है, जो मेरे को सामने ही दिख रहा है भाई कि ऑप्शन नंबर 3 अलग है। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो 2101 लिख रहा है, दूसरे में देखो, तीसरे में देखो, अब चौथे में देखो, तीसरा वाला जो भिन्न है, तो करेक्ट आंसर हुआ तीसरा वाला। चलो अब साइंस और सिंपल एरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। अब क्या करें भाई? चलो दिए गए चित्र में कोण CDB = 50 डिग्री, कोण DBA = 50 डिग्री, AD = 4 सेंटीमीटर और BC = 4 सेंटीमीटर, तो ABCD निम्न होंगे। क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज, समांतर समचतुर्भुज, आयत या समद्विबाहु? तो करेक्ट आंसर बनता है समद्विबाहु समलंब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बन रहा है। दिए गए चित्र में PQRS कोण AEF = 45 डिग्री, कोण BHS = 140 डिग्री और कोण ABC = क्या होगा? कोण ABC = होगा कितना डिग्री? 25 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि करणी में 29, 81, 16 = 546 है, तो करणी में 29.81, 16 क्या होंगे? तो वह होंगे 5.46। बिल्कुल डॉट लगाना है भाई, इतना इजी समझ में नहीं आएगा क्या? किसी को आता है कि नहीं है भाई? आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भाई थोड़ी मेहनत कर लीजिए, करने की ज़रूरत है भाई, है तो है भाई। अब मैं नहीं बोल सकता भाई झूठ, ठीक है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती ना, ठीक है। -64 इंटू -1331 का घनमूल निम्न होगा, क्या होगा? तो वह होगा 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3n + 2 - 3n + 1 का मान क्या होगा भाई?
4 इंटू 3n-3n, तो वह होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की जीवा ए बी उसकी त्रिज्या ओ ए के बराबर है तो कोण ए ओ बी। देखो ये जो साइंस से रिलेटेड है उसको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, जिसका कोर्स हमेशा से साइंस का रहा है उसको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, और जो नया है इस फील्ड में उसके लिए थोड़ा सा रटना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 4/5वें भाग की गति पर चलते हुए घंटे 1/2 विलंबित हो जाता है तो उसका सामान्य समय निम्न होगा। क्या होगा भैया? तो वह होगा 6 घंटे। बिल्कुल इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनू की आयु 1 वर्ष है, उसकी बहन बीना उससे 5 वर्ष बड़ी है, उससे 5 वर्ष है। यदि उन दोनों की आयु को जोड़ा जाए तो 35 है, तो बीना की आयु निम्न होगी। क्या होगी वह? 9 से विभाज्य, 5 का गुणांक, 3 का गुणांक या 7 का गुणांक। तो करेक्ट आंसर बनता है 5 का गुणांक, यानी कि 5 वर्ष बड़ी है उसकी आयु 5। मैं बता देता हूँ सीधा यार, 15 वर्ष है उसकी आयु, ठीक है। 5 वर्ष बड़ी है ना उसकी बहन से, तो भाई 5, 15 और 15 30, और 5 वर्ष बड़ी यानी 35। 5 का गुणांक मल्टीप्लाई ऑफ 5, इजी। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक रेडियो 20% की छूट पर 1000 रुपये का बेचा। दूसरे व्यक्ति को इसका दाम 400 रुपये बढ़ाकर इसे 25% की छूट पर बेचा। दूसरे व्यक्ति द्वारा कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया गया? तो वह है 12.5% का लाभ अर्जित किया है भाई उसने। 5 समान घन जिनकी प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है एक दूसरे के आसन्न रखे हैं। नए निर्मित ठोस का आयतन निम्न होगा। तो क्या होगा वह? करेक्ट आंसर 625 सेंटीमीटर घनमूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पासे एक साथ फेंके गए, दोनों के नंबरों का योग 14 आने की कितनी संभावना है? 1/6, 1/36। देखो दो पासे हैं, समझ जाओ, तो वो होगी 0। इसमें ऑप्शन नहीं है, 0 संभावना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि देखो संभावना हो ही नहीं सकती ना उसकी। नए टेलीविजन सेट का मूल्य 22,000 रुपये है। इसका प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन होता है। 2 वर्ष बाद इसका अवमूल्यन क्या होगा? ठीक है, 22,000 का 20%, ठीक है, 2 बार कर दो। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 14,080 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर वर्गमूल है। यदि इसकी भुजाएं दोगुनी कर दी जाए तो नए क्षेत्रफल क्या होगा? 800 मीटर स्क्वायर, 3200 मीटर स्क्वायर, 2400 मीटर स्क्वायर या 1600 मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर बनता है 1600 मीटर स्क्वायर। चलिए, गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक और खराब परावर्तक है। ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक है। ऊष्मा का ना तो अच्छा अवशोषक ना ही अच्छा परावर्तक है, ऊष्मा का संवाहक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऊष्मा का एक खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक है। वो ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है और परावर्तित कर देता है। इसी का विपरीत क्या बनेगा? काला रंग, जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी करेगा। पहन के देख लेना भाई, इजीली इसका करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। चलिए, जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। सही कथन को चुने। ठोस मोम द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। जल वाष्प उत्पादित होती है, जो कि भौतिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि भौतिक परिवर्तन है। कज्जल का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या है? कज्जल का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी गाड़ी का ट्यूब वगैरह देखा होगा, उसको भी जलाकर देखना, कज्जल का निर्माण होगा, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होता है तो किरण का आयतन कोण क्या होगा? तो वह होगा 45 डिग्री। चलिए, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक, ठीक है। नल का पानी? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता भाई। करंट लगवाओगे क्या भाई? जिंदा जलवाओगे क्या? आसुत जल, लवणीय जल या अल्कोहल? तो करेक्ट आंसर बनता है औसुत जल, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें बिजली का करंट नहीं लगता है। और पीएच मान यानी कि 7, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7 है। उस पानी में हाथ डाल दो, करंट डाल दो, कुछ नहीं होगा जब तक वायर से हाथ नहीं टच होगा, ठीक है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भाई, कर लो, ट्राई कर लो, आसुत जल में ट्राई कर लो। निम्न में से कौन सी एक जीएम ट्रांसजेनिक फसल नहीं है? बीटी कपास, टमाटर, फ्लावर्स या बासमती चावल या गोल्डन चावल? तो कौन सी जीएम यानी ट्रांसजेनिक फसल नहीं है? तो वह है बासमती चावल। आगे बढ़ते हैं। ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्यों? अपश्रव्य ध्वनियाँ उत्पादित होती है, ध्वनि की कंपन की आवृत्ति निम्न होती है, ध्वनि के कंपन का आयाम उच्च होता है, ध्वनि
निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। चल आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, उनके बीच में क्या समानता है, तो वह है द्रव्यमान क्रमांक की समानता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का निम्न अर्थ होता है। रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ होता है, टीवी रिमोट का उपयोग करना, दूर से सूचना एकत्रित करना, आसपास से सूचना एकत्रित करना या दूरस्थ स्थानों को जाना। सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या है, दूर से सूचना एकत्रित करना। निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। नीली हरी शैवाल की कोशिका, कोशिका ब्रेड की फफूंदी की, मानव कपोल कोशिका या प्याज कोशिका। तो बताइए निम्नलिखित सूची में प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है नीली हरी शैवाल की कोशिका। ठीक है, याद रखिए, नोट कर लीजिए। निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतर्द्रव्य पादचालिका या फिर नाभिक। तो निम्न में कौन सी किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा था, वह अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, जिससे राइबोसोम जुड़ा होता है। अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है, कंकाल संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक या उचित संयोजी उत्तक। ठीक है, तो अस्थि तथा उपास्थि होती है कंकाल संयोजी उत्तक, अस्थि तथा उपास्थि कंकाल संयोजी उत्तक होती है। ठीक है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विनिमय निम्न होता है, फेफड़ों तथा वायुकोष्ठीय, श्वास नली तथा काकल या फिर वायुकोष्ठीय तथा कंठ, कंठ तथा फेफड़ों। तो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विनिमय निम्न होता है, फेफड़ों तथा वायुकोष्ठिका, फेफड़ों तथा वायु। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य है कहलाते हैं अंग, अंग प्रणाली, उत्तक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वह कहलाते हैं उत्तक। समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य है वह कहलाते हैं उत्तक। डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है, योगज युक्त पोषक खाद्य, ताजी हरी घास, सूखी घास, चने और अन्य मोटा चारा युक्त मिश्रित खाद्य या फिर खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। तो डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकता क्या है, खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x4 माइनस 2x3 प्लस 2x2 प्लस x प्लस ए पूर्ण रूप से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के द्वारा भाज्य, तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू निम्न होगा, तो वह होगा ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है, बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है, उर्वरक, धूप, वायु या नमी। तो करेक्ट आंसर है उर्वरक। उर्वरक नहीं होगा तो भी बीज का अंकुरण हो जाएगा, यह जरूरी नहीं, धूप जरूरी है, वायु जरूरी है और नमी जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर से लिख देना कि आपकी एग्ज़ाम कब है और थैंक यू प्लीज़ लिख देना भाई।